वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे शुरू करते हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग बेसिकली यही पढ़ रहे थे और ये इसमें जो हमारे चैप्टर पर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। हमने पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा है, वैद्युत रासायन श्रेणी देखा है कि उसके हिसाब से ही आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है होता है। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है यानी कि वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो आयन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं और क्यों जमा होते हैं। ठीक है, तो आप 8वें नंबर की हेडिंग लगाइएगा और हेडिंग लिखिएगा डिपोजिशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन में लिखिएगा वैद्युत अपघटन में आयनों का इलेक्ट्रोडों पर जमा होना, इलेक्ट्रोडों पर जमा होना। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वो बेसिकली किसी न किसी मेटल से या किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपके ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड या तो आपका किसी ऐसी धातु से बने होंगे जो बिल्कुल एक्टिव नहीं होगी यानी कि निष्क्रिय धातु के बने होंगे, या आपके ऐसी धातु के बने होंगे जो आपकी क्या कर सकती है, अभिक्रिया कर सकती है। तो इसमें आप पहले नंबर पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड पर ए नंबर डालेंगे और लिखिएगा डिपोजिशन ऑफ आयन एट इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का आप फिर से लिखना चाहो तो इसको आयनों का हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो आयनों का निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर जमा होना, इलेक्ट्रोडों पर जमा होना। ठीक है, यदि ये आपकी हेडिंग है तो यहां पर ये जो आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ये बेसिकली आपके दो मटेरियल के बने होते हैं। तो लिखिएगा निष्क्रिय इलेक्ट्रोड दो धातुओं के होते हैं या दो पदार्थों के होते हैं। पहला है आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा है आपका दूसरा क्या होता है, पहला क्या हो गया आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा हो गया आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। क्या हो गया? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये दो धातुओं के आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से निष्क्रिय धातुओं के? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड दो पदार्थों के होते हैं, पहला प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। मतलब कि यदि हम इनके करेंगे
यदि हम इन पदार्थों के बने हुए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो ये पदार्थ यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड, यदि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर। अब यहां से हम पहले नंबर पर देखते हैं, एक की जो हेडिंग है पहले नंबर की, इसका है कि डिपो लिखिएगा कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर धन आयन का जमा होना। तो धन आयन जब जमा होता है, यानी कि धन आयन आपका, देखिए धन आयन क्या जाएगा, धन आयन आपका कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो अंदर जो आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक विलयन रहता है, वैद्युत अपघटनी विलयन क्या करता है, जब उससे धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो आपका आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो धातु होती है वो पॉजिटिव आयन के साथ अलग हो जाती है, और दूसरा एलिमेंट रहता है वो निगेटिव आयन के साथ अलग हो जाता है। तो वही कह रहा है कि यदि जो उस पर जो धन आयन है वो किधर जाएगा, तो यदि क्या कह रहा है कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर यदि धनायन जमा होगा तो कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे मान के चलो कि ये धनायन जमा हो रहा है, तो धनायन आपका किधर जमा होता है, धनायन आपका जमा होगा कैथोड पर। कहां पर जमा होगा, ध्यान से समझना, धनायन आपका जमा होगा कहां पर, कैथोड पर। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये मान के चलो कि आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम धातु का क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब क्योंकि ये क्या होता है, देखिए ये जो कैथोड हो, ये क्या धन आयन जमा हो रहा है, धन आयन कहां पर जमा होता है ये आपको पता है। धन आयन लिख लीजिए, धन आयन कैथोड पर जमा होता है, धन आयन कैथोड पर जमा होता है। बात समझना ढंग से। अब ये क्या कह रहा है कि धन आयन कहां पर जमा होता है, कैथोड पर, यानी कि कैथोड आपका कैसा होता है, निगेटिव आयन वाला होता है। कैथोड का नेचर कैसा होता है, निगेटिव आयन। अब ये मान के चलो कि ये क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघटनी सॉल्यूशन। कैसा है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ये आपका है वैद्युत अपघटनी विलयन। वैद्युत अपघटनी विलयन क्या है, ये वैद्युत अपघटनी विलयन है। क्लियर। और यहां पर क्या हो रहा है, मान के चलो कि इस वैद्युत अपघटनी विलयन में दो धन आयन आ रहे हैं। कितने धन आयन आ रहे हैं, दो धन आयन। यदि मान के चलो कि A+ है एक, और एक B+ है। एक क्या है, एक A+ है और एक क्या है, B+ है। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो SRP है, यानी कि देखो ये जाके इससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, A+ भी जाएगा इसकी तरफ, ये भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कैथोड का नेचर कैसा होता है, निगेटिव, और निगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों चार्ज किसकी तरफ चले जाएंगे, इसकी तरफ जो है आपके चले जाएंगे। क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर A+ आपका उसके साथ जा रहा है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होके ये A0 पर चला जा रहा है। इसी तरीके से B+ जो है उसके साथ जाके B, यानी कि इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अब बात आती है कि भैया सबसे पहले कौन सा धातु जो है जमा होगी, दोनों तो एक साथ जमा नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं यहां पर इस सिचुएशन में कि मान लिया कि जो आपकी जो SRP है, जो SRP है वो किसकी अधिक है, हमने मान लिया कि SRP आपकी अधिक है, B+ की SRP अधिक है, किससे, आपकी A+ से। यानी कि यहां पर ये चीज दिया हुआ है, तो जिसकी SRP अधिक होती है यानी कि उसका क्या होगा, सबसे पहले रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। पहले बात समझ लो, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है कि उनका क्या होगा, अपचयन। लिख लीजिए, धन आयन का अर्थ है धन
आयन का यहां पर मतलब यह है कि इनका अपचयन होगा, अपचयन होगा। लिखिएगा, यदि विलयन में दो या दो से अधिक धनायन हों तो इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले अधिकतम एसआरपी वाला आयन जमा होगा। अब क्योंकि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड जो है निष्क्रिय है, यानी कि यह आपका अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्यों? यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघटनी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। छाप लो। इसी में ए नंबर का दूसरा भाग लिखिएगा। दूसरा है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर ऋण आयनों का जमा होना। ऋण आयनों का जमा होना। ऋण आयनों का जमा होना, तो देखो ऋण आयनों का जमा होने का मतलब क्या है, पहले बात समझना। ऋण आयन जमा होंगे, ऋण आयन जमा होने का मतलब क्या है कि ऋण आयन किस पर जमा होंगे, तो ये ऋण आयन एनोड पर जमा होंगे। तो लिख लो, ऋण आयन एनोड पर जमा होते हैं, ऋण आयन किस पर जमा होते हैं, एनोड पर जमा होते हैं। पहले ध्यान से समझना मुद्दे की बात क्या है कि जैसे ये आपने क्या बनाया, ये आपका निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर क्या जमा हो रहा है, ऋण आयन जमा हो रहा है, मतलब कि यानी कि एनोड। तो एनोड में ऋण आयन क्यों जमा हो रहा है, क्योंकि एनोड कैसा रहा होगा, एनोड आपका धनात्मक रहा होगा, इस वजह से ये क्या करेगा, ऋण आयन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। भाई धन आयन का काम क्या है, धन आयन क्या करेगा, धन आयन ऋण आयन को आकर्षित करता है। भाई आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये आपका कोई सॉल्यूशन भरा हुआ था, ये क्या है आपका सॉल्यूशन भरा हुआ था, और ये जो कैसा सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघटनी सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघटनी विलयन है। क्या है,
वैद्युत अपघटनी विलयन। वैद्युत अपघटनी विलयन का मतलब क्या है कि यहां पर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा कि ये आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, कौन से आयन में? धन आयन और ऋण आयन में। तो यदि मान के चलो कि यहां पर ऋण आयन आपका C- है और क्या है, D- है, तो ये दोनों जो हैं किस पर जमा होंगे? इस इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे। यानी कि C- आपका कहां पर पहुंच रहा है? ये C- आपका जब उस पर जमा हो जाएगा तो यानी कि ये इससे क्या मिल गया? पॉजिटिव चार्ज मिल गया, यानी कि ये C0 पर आ गया। और ये D- आपका कहां से? D- भी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन उससे धन आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और क्या बन जाएगा? D0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा। भाई माइनस से तो जीरो बड़ा होता है ना। यदि आपसे कहा जाए कि -2 बड़ा है कि 0 बड़ा, तो अब ये बात है 0 बड़ा है, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि ये क्या होगा? यहां पर आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो आप लिख सकते हो कि यदि इलेक्ट्रोड पर ऋण आयन जमा हो, ऋण आयन जमा होंगे तो इनका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्लियर? छप गया? छाप लो। अब इतना करने के बाद अब ये यदि मान के चलो कि आपके पास, भाई मान लेते हैं कि एसआरपी जो है आपका सबसे अधिक है डी का, मान लिया कि सी का अधिक है। इस बार किसका अधिक है? एसआरपी सी का अधिक है, डी का क्या है? कम है। तो और यदि मैं एसओपी लिखूं तो एसओपी मतलब कि एसआरपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि मानक ऑक्सीकरण विभव। और तो ये एसओपी का आपको पता है कि ये क्या है? एसओपी एसआरपी का रिवर्स उल्टा होता है, तो ये D- का ज्यादा होगा और किसका कम होगा? C- का। तो यदि आपका ऋण आयन का जमा होना, क्या होना है? ऋण आयन का, तो लिखिएगा कि यदि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड पर ऋण आयन 2 या 2 से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक हों तो सबसे पहले वह ऋण आयन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ेगा जिसका एसओपी सबसे अधिक होगा या एसआरपी सबसे कम होगा, या एसआरपी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का खत्म हुआ कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड में या तो धनात्मक आयन जुड़ेगा या तो ऋणात्मक आयन, और दोनों केस हमने क्या कर लिया है? देख लिया। बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपने कोई एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड दे दिया है, अब पूछेगा कि आपसे एनोड पर, और आपको वैद्युत अपघटनी विलयन दे देगा और कहेगा कि इस पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो चीजें आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलेंगे।
अच्छा, आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप जो है इसको भी नोट कर लीजिए कि ऋण आयन का बढ़ते हुए जो है एसओपी का क्रम है, तो आप पहले इसको भी पॉज करके सबसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आपका एसओपी का बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एसओपी का बढ़ता हुआ क्रम है। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का निगेटिव आयन, सल्फेट आयन, और ये नाइट्रेट आयन, ये OH माइनस, ये क्लोरीन माइनस, ये ब्रोमीन माइनस और I माइनस। यहाँ पर ये पूछेगा कि एनोड पर कौन सा उत्पाद बनेगा, तो इस क्रम में हम एसओपी के क्रम में देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। यदि क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस दोनों हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ब्रोमीन माइनस बनेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले Br2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, ब्रोमीन गैस बनेगी। यह मान के चलो कि आपका NO3 माइनस है सॉल्यूशन में और OH माइनस भी है, तो कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो नोट करिए इसे। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि NaCl का एक जलीय विलयन है, उसका क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। ठीक है, और कह रहा है तो बताइए कि एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप क्या करो कि ये आपने एक पात्र ले लिया, यहाँ पर आपने एक ये इलेक्ट्रोड लगा दो, एक ये इलेक्ट्रोड लगा दो। यहाँ से NaCl का विलयन है, तो NaCl आपको पता है कि ये आपका दो भागों में टूटेगा। NaCl जो आपका टूटेगा वो आपका किस भागों में टूटेगा, एक Na प्लस में और प्लस का आपका क्लोरीन माइनस में, Cl माइनस में। और एक आपका जो वाटर होता है, वाटर आपका इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये आपका दो भागों में टूटेगा, एक H प्लस में और एक OH माइनस में, H प्लस में और OH माइनस में। यानी कि यदि मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ कि एक आपका क्या हो जाएगा Na प्लस और एक आपका हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, एक आपका हो जाएगा H प्लस और आपका हो जाएगा OH माइनस। ये आपका कैसा है, एनोड है। क्या है, एनोड है। यदि आप ध्यान से देखो तो एनोड नेचर में कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक होने के कारण ये क्या करेगा, ऋण आयन को आकर्षित करेगा। एनोड ऋण आयन को आकर्षित करेगा, लिख लो, ऋण आयन को आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ये कैथोड, ये क्या है, मान के चल लिया कि ये आपका कैथोड है। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन क्या करता है, धन आयन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, धन आयन को आकर्षित करेगा। क्लियर है। अब यहां से देखो क्लियरली, बेसिकली यदि आप यहां से देखोगे तो यहां पर अब दो प्लस आयन है, एक Na प्लस और एक H माइनस है। तो कैथोड पर क्या आएगा, तो सबसे पहले मैंने बताया क्या है आपको कि यदि आपके दो धन आयन या दो या दो से अधिक धन आयन होते हैं तो जिसका SRP सबसे अधिक होता है वो क्या होगा, वो कैथोड पर जमा होगा। तो SRP की बात करूं तो SRP आपका किसका अधिक होता है, SRP आपका H प्लस का अधिक होता है, किसके अपेक्षा, Na प्लस की अपेक्षा। ये हमें कहां से पता चला, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की है तो वहां से हमें पता है। यानी कि सबसे पहले H प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन जब होगा तो रिडक्शन कहां पर आता है, रिडक्शन आपका इसके साथ आता है, कैथोड के साथ। यानी कि यहां पर कैथोड पर क्या बन गया, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, क्योंकि ये H प्लस है तो क्या करेगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस बना देगा। क्लियर, H प्लस का खेला खत्म। अब आते हैं ऋण आयन के लिए। ऋण आयन के लिए यदि आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन आयन जमा होगा कि OH माइनस आयन, क्लोरीन आयन जमा होगा कि OH माइनस आयन। तो आप यदि ध्यान से देखोगे, तो जो मैंने नीचे नोट लिखवाई थी उसमें जो एसओपी का ऑर्डर था, जो एसओपी का ऑर्डर आपने ऋण आयनों के लिए लिखा था वो किसका अधिक था, वो क्लोरीन आयन का अधिक था, किसकी अपेक्षा, OH माइनस की अपेक्षा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसका आपका
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, ये आपका एनोड पर, ये आपका कहां पर होता है, कैथोड पर, और ये आपका कहां पर होता है, एनोड पर। यानी कि एनोड पर आपको कौन सी गैस मिल जाएगी, Cl2 गैस मिल जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हो कि एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां से देखो कि ये किसकी बात कर रहा है, अब बात कर रहा है बिलियन की। तो बिलियन का ध्यान से देखो तो ये आपका इधर क्या चला गया, ये इधर H+ जमा हो गया और इधर ये क्लोरीन माइनस, क्या बचा NaOH, तो ये NaOH इधर पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि अब आपका बिलियन बेसिकली कैसा हो गया, NaOH क्या है, आपका बेस है। बेस का मतलब क्या है, क्षार है। तो बिलियन आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। बिलियन क्षारीय होगा। किसके कारण हो रहा है, NaOH के कारण। इसलिए इसका pH बढ़ जाएगा, इसका pH बढ़ जाएगा। बिलियन का pH क्या होगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षार का जो pH होता है वो क्या होता है, आपका अधिक होता है। एसिड का pH क्या होता है, कम होता है। लिख लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब ये इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय जब यदि इलेक्ट्रोड हो तो कौन किस पर, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए बेसिकली ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि H2O का क्या है, जलीय विलयन है। तो देखिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये हमने क्या बनाया, एक फिगर बना लिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका मान लिया के चल लिया कि क्या है, एनोड है, ठीक है। एनोड का नेचर कैसा होता है, एनोड का नेचर निगेटिव होता है। इस वजह से एनोड पर कौन सा चार्ज आ जाते हैं, एनोड जो है कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव होता है। किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का। और जो आपका कैथोड होता है वो किस नेचर का होता है, कैथोड आपका जो है, ये आपका क्या है, कैथोड। और कैथोड आपका कैसा होता है, निगेटिव नेचर का, ठीक है। यानी कि कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड निगेटिव नेचर का होता है, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एनोड पर कौन सा है, एनोड का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर कौन सा चार्ज जमा होगा, निगेटिव चार्ज। ये क्लियर। अब देखो कि आपका सॉल्यूशन क्या है। H+ के देखा जाए तो इस पर तो दोनों जगह तो H+ है, इस पर तो दोनों जगह H+ है। यानी कि यहां से साफ साफ दिख रहा है, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये क्या होता है, H+ तो यहां पर कैथोड पर क्या जमा होगा, हो जाएगा H+, यानी कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि दोनों H+ है, इस वजह से हमने इसे कर दिया, खत्म। अब इसकी बात आती है OH- की और SO4 की। यानी कि यदि मैं इनका SOP का क्रम लिखूं तो SOP का क्रम यदि आप नोट्स से देखो तो किसका ज्यादा होता है, OH- का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू SO4 के, ठीक है। यानी कि कौन सा जमा होगा, यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। यानी कि एनोड पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस, खत्म बात, क्लियर। अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी सेम वही चीज है। ये आपने बनाया, ये आपका क्या है, एनोड है। एनोड कैसा होता है, निगेटिव, पॉजिटिव होता है तो इस पर निगेटिव चार्ज। ये कैथोड, ये आपका कैथोड होता है। कैथोड किस नेचर का होता है, निगेटिव नेचर का, तो इस वजह से यहां पर वो जमा हो जाते हैं। अब यहां पर बात करो SRP की बात करें तो SRP किसकी अधिक होगी, H+ की। लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर क्रोधी जिंदगी के क्रम में, क्रोधी निगाहों के क्रम में, तो निगाहों का क्या होगा, SRP कम होता है। तो SRP किसका अधिक होता है, H+ का। किससे अधिक होता है, निकिल से, ठीक है। यानी कि किसका, इसका रिडक्शन होगा। यानी कि क्या बन जाएगा, यहां पर रिडक्शन के बाद यहां पर क्या बन जाएगा, रिडक्शन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी।
ठीक है। अब एसओपी की बात करते हैं तो एसओपी आपका किसका अधिक होता है, क्लोरीन का कि OH माइनस का, क्लोरीन का कि OH माइनस का। तो किसकी अधिक होती है, क्लोरीन की अधिक होती है, OH माइनस की कम होती है। एसओपी की यदि मैं बात करूं एसओपी की, तो एसओपी किसका अधिक होता है, एसओपी आपका अधिक होता है किसका, क्लोरीन का अधिक होता है किसकी अपेक्षा में, OH माइनस की अपेक्षा में। तो बस पे यहां से क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, खत्म बात। तो यहां से यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से यहां से भी आप बना सकते हो, ये ऐसे बनाया, ये यहां पर क्या है, एनोड है। एनोड का नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता, धनात्मक होता है। और ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड का नेचर ऋणात्मक होता है, इस वजह से यहां पर धनात्मक चार्ज और यहां पर ऋणात्मक चार्ज जमा हो जाते हैं। अब बात आती है कि यहां पर K+ है और H+ है, तो लिखने को बेटा क्या नहीं, यानी कि यदि मैं SRP की बात करूं तो SRP सबसे अधिक किसका होता है, H+ का, और बाद में K+ का, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी कि इसका यदि रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, H2 गैस। कहां पर बनेगी, कैथोड पर, क्योंकि H+ कहां जाता है, कैथोड के पास जाएगा। अब SOP की बात करते हैं तो SOP किसका अधिक होता है, OH माइनस का अधिक होता है। OH माइनस का अधिक होता है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो कौन सी गैस यहां पर, ऑक्सीजन गैस देगा, ये खत्म बात। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अब ये इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, एनोड पर क्या दे देगा, एनोड पर ये जो है ऑक्सीजन गैस देगा, इस वाले का। अब इसके लिए फिर से वही बना लो यार, ये तो अब याद हो गया होगा। ये रहा एनोड। एनोड कैसा होता है, निगेटिव नेचर का। एनोड होता है आपका पॉजिटिव नेचर का, और कैथोड होता है आपका धनात्मक नेचर का, तो ऋणात्मक नेचर का। तो यहाँ पर ऋण नेचर के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर धन के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर से आप SOP लिखो, SRP लिखो। SRP जब आप लिखोगे तो क्या होगा, SRP किसका अधिक होता है, लिखने को बेटा क्या नहीं मगर क्रोधी जिंदगी के क्रम में निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। तो क्योंकि जो है ना आपका वो कहां पर है, क्योंकि जो है वो आपका हाइड्रोजन से बाद में है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद में है, तो यानी कि कॉपर का अधिक है हाइड्रोजन का, ये क्योंकि इसी हज पर आएगी, तो वहां से ये रहा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होके क्या जमा हो जाएगा, यहां पर कैथोड पर जो आपका जमा होगा, कि वो आपका क्या बनेगा, कैथोड पर आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर। ये हो गया। अब SOP की बात करते हैं तो SOP जो है किसका अधिक होगा, तो SOP आपका अधिक होता है, OH माइनस का अधिक होता है एज कंपेयर टू SO4-2 के। यानी कि यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी गैस दे देगा, ये आपको ऑक्सीजन गैस दे देगा। तो एनोड पर क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यदि आपका इलेक्ट्रोड निष्क्रिय इलेक्ट्रोड ना होकर के क्या हो, आपका अब क्रियाशील इलेक्ट्रोड हो, तो कैसे करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम उस पर चलते हैं। देखिए अब जो है, देखिए हमने पहला क्या पढ़ लिया था, पहला हमने पढ़ लिया कि यदि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है तो उस पर आयन जो है कैसे जमा होते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे कि यदि आपका क्रियाशील गैस हो, ठीक है, अक्रिय न होकर के क्या हो, क्रियाशील इलेक्ट्रोड हो, तो उस पर कैसे आयन जमा होंगे। तो हेडिंग डालिएगा दूसरा नंबर। देखिए पहला नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा नंबर है कि क्रियाशील इलेक्ट्रोड पर आयनों का जमा होना, आयनों का जमा होना। ठीक है, बात समझ। क्रियाशील का मतलब क्या है, क्रियाशील इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, कि क्रियाशील का मतलब है कि यहां लिखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रोड डी ब्लॉक
डी ब्लॉक की धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, जिंक, टिन, आयरन आदि से बने होंगे, ये सब इनसे बने होंगे, ठीक है ना। डी ब्लॉक की धातुओं से बने होंगे, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, या आयरन हो गया, या मतलब बहुत सारे आदि से बने हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, मतलब ये भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो पहला लिखिएगा कि क्रियाशील इलेक्ट्रोड में धन आयन का जमना, धन आयनों का जमा होना। देखो बेसिकली ये सेम उसी तरीके से है जैसे उसमें था। यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, ये आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। किसका ले लिया? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये आपने क्या किया है, धन आयन जमा हो रहे हैं। धन आयन का मतलब क्या है कि आपने धन आयन कहां पर जमा होते हैं? ऋण आयन पर, यानी कि आपने क्या लिया है, कैथोड लिया है। क्या लिया है? कैथोड। कैथोड का काम कैसा होता है? निगेटिव। लेकिन यहां पर क्या निगेटिव होता है कैथोड, तो निगेटिव पर क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। कोई बात नहीं। अब ये किसका बना है? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मान के चलो कि यहां पर आपके दो सॉल्यूशन है, एक A+ है और एक B+ है, एक A+ है और एक B+ है। SRP यहां पर ये कैसा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये क्रिया कर सकता है। अब यदि SRP की बात करूं तो हम मान लेते हैं कि SRP आपका B का अधिक है एज कंपेयर टू A के। मतलब कौन क्या होगा, इसका क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, और ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? इस पर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। ये तो देखिए पिछले सेम उसी तरीके से क्या है कि यही होता है। तो यदि हम रिएक्शंस देखें, बेसिकली यदि आप लिखो तो ये रिएक्शन आपका B+ से कहां पर चला जाएगा? B0 पर। A+ का कहां पर चला जाएगा? A0 पर। अच्छा, ये जो कॉपर है ना, कॉपर ये आपका अभिक्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। जब भी क्रियाशील इलेक्ट्रोड पर धनात्मक आयन की जुड़ने की बात होती है तो वहां पर आपका ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। ये क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो लिखिएगा, जब क्रियाशील इलेक्ट्रोड में धन आयन जमा हो तो एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि क्रियाशील इलेक्ट्रोड क्रिया में भाग नहीं लेता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है, और जिस धन आयन का SRP अधिक होगा वह इलेक्ट्रोड पर पहले जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर पहले जमा होगा। क्लियर है? सब कुछ पहले जैसा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
अब जो है इस पर दूसरा भाग है, क्रियाशील इलेक्ट्रोड पर ऋण आयनों का जमा होना, ऋण आयनों का जमा होना। देखो होता क्या है कि जैसे ये मान के चलो आपका क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मान के चलो कि ये किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, Zn का बना हुआ है, और ऋण आयन जमा हो रहे हैं, यानी कि इस पर क्या होगा, ये एनोड होगा। एनोड कैसा होता है, धनात्मक होता है, इस वजह से यह क्या करता है, ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्लियर है, कोई मुद्दे वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इससे क्या होता है, ये ऋण आयन जो है आपका एनोड पर चला जाएगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपके जो आयन है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन है, ये आपका आयनों में क्या हो गया, टूट गया। इसमें एक C- आयन है और एक D- आयन है, ये सब इस पर जमा होना चाहते हैं। तो यहां पर देखो तो ये भी क्या है, ये आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्या है, एक्टिव मतलब क्रियाशील इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड है किसका, जिंक का। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, जिंक जो है यहां पर क्या होता है, आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो लिखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो बेसिकली आप देखो तो ये C- ऑक्सीकरण होके कहां पर चला जाएगा, D- जो है ऑक्सीकरण होके कहां पर चला जाएगा, D0 पर। अब ये जो आपका जिंक है ना भैया, यार ये तो जिंक अभी 0 पर है, तो ये क्या होगी कि ये Zn+2 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना, यदि कह दे कि क्रियाशील इलेक्ट्रोड है और उस पर ऋण आयन जमा हो रहे हैं, अर्थात एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या हो जाएगा कि ये जो है Zn+2 का कहां पर चला आएगा, सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यानी कि विलयन में मिल जाएगा, विलयन में मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है। देखो तो ये आपके कैसे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। किसके हैं, यहां पर लिख लीजिएगा, रीजन क्या है, कारण क्या है, ये देखिए कि ये क्यों घुल रहा है। तो देखिए आपको पता होता है कि सबसे पहले क्या आता है, एस ब्लॉक आता है, फिर क्या आता है, पी ब्लॉक, फिर क्या आता है आपका, डी ब्लॉक आता है। अच्छा, ये आपको पता है। अच्छा, यदि हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की नीचे की ओर आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ये एसआरपी का ऑर्डर है। क्या है, एसआरपी का ऑर्डर है कि नीचे की ओर एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि एसओपी का ऑर्डर लिखें तो एसओपी नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। यहां पर किसकी बात हो रही है, एसआरपी की। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अच्छा, तो आपको मैं बता दूं कि डी ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, धन आयन पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, धन आयन, पॉजिटिव आयन होते हैं। और पी ब्लॉक में क्या होते हैं, आपके ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, निगेटिव आयन होते हैं। तो यहां पर क्या है कि ध्यान से देखो, तो डी ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयन, और पी ब्लॉक पर क्या पाए जाते हैं, निगेटिव आयन। क्योंकि यहां पर क्या जमा होना है, ऋण आयन जमा होना है। हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। हमें किस पर जाना है, एसओपी पर। एसओपी पर जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो उस पर हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर लिखिएगा कि पी ब्लॉक के ऋण आयनों का एसओपी डी ब्लॉक के धातुओं से अधिक होता है, धातुओं से अधिक होता है
अधिक होता है, अतः पी ब्लॉक के ऋण आयन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं, किंतु धातु का इलेक्ट्रोड घुलकर विलयन में आ जाता है, क्या कह रहा है कि ये यहां से ये जो D है, ये C है, ये इस पर आपके जमा तो हो जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोड आपका कहाँ होगा, घुलकर कहां पर आ जाएगा, तो ये यहां से घुलकर Zn+2 आपका विलयन में आ जाएगा, विलयन में क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कहां पर आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। इधर ये सॉल्यूशन दे दिया है कि कौन सा विलयन है, इधर दे दिया कि इलेक्ट्रोड हम कौन सा ही प्रयोग कर रहे हैं, फिर ये इधर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की बात कर लिया है कि एनोड पर और कैथोड पर क्या बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उत्पाद। क्लियर। देखो ये जलीय विलयन किसका है, NaCl का, यानी कि NaCl क्या बन जाएगा, एक आपको देखो ध्यान से देखो तो NaCl आपको बन जाएगा Na प्लस में प्लस का Cl माइनस, और H2O आपका क्या बन जाएगा, OH माइनस प्लस का CH प्लस। क्योंकि ये प्लेटिनम आपका कैसा है, देखिए ध्यान से देखिए तो प्लेटिनम आपका कैसा है, निष्क्रिय धातु है। ये आपको मैं बता चुका हूं कि जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके दो के बने होते हैं, या तो प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का। तो ये किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है। मुद्दे की बात आती है यहाँ पर और यहाँ पर। तो H प्लस कहाँ पर जमा होते हैं, तो H प्लस आपका कैथोड पे जमा होता है। किस पर जमा होता है, कैथोड पर जमा होता है। ठीक है, H प्लस कहाँ पर जमा होता है, कैथोड पर। मतलब कि धनायन कहाँ पर जमा होते हैं, एनोड पर क्या जमा होते हैं, एनोड पर ऋण आयन जमा होते हैं। क्या जमा होते हैं, ऋण आयन। कैथोड पर धन आयन जमा होते हैं, ऋण आयन जमा। ठीक है, ये जमा होते हैं। एनोड पर क्या जमा होता है, ऋण आयन जमा होता है। कैथोड पर क्या जमा होता है, धन आयन जमा होता है। ये आप सबको पता है। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो तो एसओपी की बात करें, एसआरपी की बात करें तो किसका एसआरपी ज्यादा होता है, एसआरपी आपका किसका अधिक होता है, एसआरपी आपका अधिक होता है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन H प्लस का एसआरपी अधिक होता है किसकी अपेक्षा, Na प्लस की अपेक्षा। यानी कि क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एनोड पर ये जो एसओपी होती है, एसओपी किसका अधिक होता है, एसओपी अधिक होता है क्लोरीन का एज कंपेयर टू OH माइनस का। यानी कि इसका यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। खत्म बात। देखो प्रीवियस वही तो किए हैं। ये जिंक है, यहां पर क्या है, NaCl जो है आपका जलीय विलयन तो है ही है, जलीय NaOH क्या है, NaCl है। तो NaCl किस में टूट गया है, Na प्लस में और Cl माइनस में, और आपका H2O किस में टूट गया, ये आपका हो गया H प्लस में प्लस का OH माइनस में। ये क्या है, जिंक है। ठीक है, धान आयन के लिए तो धान आयन मतलब कैथोड पर जमा होगा, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआरपी देखो, जिसकी एसआरपी अधिक धन आयन में वो आपका ठीक। तो एसआरपी मतलब किसकी अधिक है, H प्लस की अधिक है किसकी, सोडियम की अपेक्षा। मतलब कि यहां पर तो कोई बात नहीं, ये आपका हाइड्रोजन बन गया। इसके लिए कुछ नहीं करना है।
ठीक है। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि जिंक क्या है, आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये कुछ ना कुछ लोचा करेगा। और ये देखो, पहले बात समझो, यहां पर ऋण आयन देखते हैं। ऋण आयन जो है आपको ये सब तो जमा हो जाएगा। कहां पर जमा हो जाएगा? ऋण आयन किसका अधिक होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन गैस बनी जमा हुई, पहले ध्यान समझना, क्लोरीन गैस बनी जमा हुई कहां पर? एनोड पर। लेकिन ये तो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, और ऋण आयन जब जमा होते हैं तो एक्टिव इलेक्ट्रोड किस पर आ जाता है? पानी पर। यानी कि यहां पर गैस वैस कुछ नहीं जमा होगी, क्या होगा? जिंक जो है आपका Zn+2 के रूप में किस पर आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। खत्म बात, विलयन में घुल जाएगा। अब आती है Hg2 की। किसकी? Hg की आती है। तो यहां पर भी आपका Hg जो है आपका इलेक्ट्रोड है, मरकरी इलेक्ट्रोड। ये आपका तो एनोड पर जब भी देखो कुछ नहीं करना, एनोड पर यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड है छाप दो कि वो सॉल्यूशन पर आ गया, खत्म बात। एनोड पर वो किस पर आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये किस पर आ जाएगा? विलयन पर आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर बात आती है किसकी? कैथोड पर। कैथोड पर जलीय विलयन में तो कैथोड पर का तो कैथोड का यदि ध्यान से देखो, कैथोड का यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये एक्सेप्शन केस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने का और कोई तरीका नहीं। ये क्या बना लेता है? NaHg। क्या बना लेता है? NaHg। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। ये अमलगम बनाता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि जब जलीय विलयन का NaCl लेते हैं और आपका इलेक्ट्रोड जो है मरकरी हो, तो ये आपका कैथोड पर उत्पाद जो है अमलगम बनाता है। ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एक्सेप्शन केस का मतलब कि ये ऐसा नहीं है, आप हर एक को कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं समझ सकते, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, हम कहीं से नहीं पहुंच पाते हैं। ये क्या है? ये आपका एक्सेप्शन है, खत्म बात। इसको रटना पड़ेगा। जितने एक्सेप्शन होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की सिर्फ एक बुरी आदत क्या है कि यहां पर आपको चीजें रटनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। तो ये देखिए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें से सिर्फ आपको क्या बोला है कि सिर्फ आपको यही रटना है कि NaCl का जो जलीय विलयन है वो यदि मरकरी इलेक्ट्रोड होता है मरकरी के रूप में, तो वो क्या बनाता है? कैथोड पर अमलगम बनाता है। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है? अमलगम, सोडियम अमलगम बनाता है, कोई बात नहीं है। अब ये यहां से NiSO4 है, ये प्लेटिनम मतलब कि निष्क्रिय। तो जब ये निष्क्रिय बनाता है तो NiSO4 का क्या है? जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन के लिए हमें किस पर आ जाते हैं? यहां पर SRP की बात करते हैं। SRP आपकी किसकी अधिक होती है? SRP आपकी निगाहों की अधिक होती है कि H+ की, तो यानी कि H+ की अधिक होती है एज कंपेयर टू Na+2 के। तो यानी कि यहां से क्या बन जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, खत्म बात, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर? यहां पर निगेटिव आयन पर। निगेटिव आयन का मतलब यहां पर क्या जो बनेगा, ये जो SOP के रूप में लिखेंगे तो SOP किसका अधिक होता है? SOP अधिक होता है आपका OH माइनस का एज कंपेयर टू SO4-2 के। यानी कि यहां से आपका इसका क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। यहां पर यदि जलीय NiSO4 को आप तोड़ोगे, जलीय NiSO4 को, तो NiSO4 जो टूट कर बनेगा वो किस पर बनेगा? वो बनेगा Na+2 में प्लस का SO4-2, और ये H2O तो सबको पता ही है कि ये टूट के H+ और OH- में टूटता है। दैट्स इट। इसी तरीके से NiSO4 यहां पर भी टूटेगा, लिखने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं। तो ये यहां से ये क्या है? क्रियाशील है। निकल क्या है? क्रियाशील है। तो यानी कि ये यहां पर एनोड पर क्या बना लेगा? ये Na जो है कहां पर चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा, +2 बन के। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और ये कहां पर मिल जाएगा? विलयन में, सॉल्यूशन में मिल जाएगा, विलयन में मिल जाएगा, विलयन में घुल जाएगा।
और यहां पर जब आते हैं तो यहां पर एसआरपी की बात करते हैं। एसआरपी का मतलब ये जलीय विलयन है, जलीय विलयन का मतलब उसमें H+ होगा, तो एसआरपी आपकी H+ की अधिक होती है एज कंपेयर टू Na+2 के। वही सेम चीज, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा, यहां पर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, सेल को रिपीट करेंगे, मतलब सेल को देखेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होता है, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है, उनका विभव कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन तब तक आप इनको बहुत अच्छे से हर एक लेक्चर को ढंग से देखिए, उनकी नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करिए, बार बार नोट्स को पढ़िए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या रहे, हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।